अ, विद्यार्थियों नमस्कार। आज एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड लिम्नोलॉजी, जिसको कि हम सरोवर विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, उस पर मैं डॉक्टर प्रवीण तामोट, प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय भोपाल, आपसे चर्चा करूंगा। लिम्नोलॉजी जो शब्द है उसमें सुनने में थोड़ा सा नयापन लगता है। पर्यावरण के बारे में तो हम सब लोग बहुत जागरूक हैं। लगातार हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं और पर्यावरण के बारे में हम लगातार पढ़ते भी हैं और उसके बारे में लगातार नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। सरोवर विज्ञान अर्थात लिम्नोलॉजी भी पर्यावरण की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। जैसा कि हिंदी नाम सरोवर विज्ञान, उससे ही हमको इस चीज का एहसास होता है कि निश्चित ही पानी से संबंधित कोई विज्ञान होगा जिसके बारे में हमको अध्ययन कराया जाएगा। लिम्नोलॉजी अर्थात सरोवर विज्ञान, आज हम लिम्नोलॉजी विषय के महत्व को, इसका विकास किस तरीके से हुआ, इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को और इस विषय में क्या संभावनाएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। लिम्नोलॉजी विषय जो है, लिम्नोलॉजी का जो पेपर है, एमएससी तृतीय सेमेस्टर का पेपर सेकंड है, जिसका टाइटल ही लिम्नोलॉजी है। तो आज का जो व्याख्यान केंद्रित रहेगा लिम्नोलॉजी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड स्कोप, जो कि आपके लिम्नोलॉजी पेपर की प्रथम इकाई से संबंधित है। विद्यार्थियों, पर्यावरण के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा कि पर्यावरण के बारे में हम सब लोग बहुत फैमिलियर हैं। एनवायरनमेंट सब जब आता है तो उसके बारे में एक अपनापन सा महसूस होता है, क्योंकि हमारे चारों ओर जो कुछ है, परिधन आवरण, हमारे चारों ओर जो कुछ है वही पर्यावरण है। अब चारों ओर क्या है, इसके बारे में हमको विचार करना होगा। पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को अगर बहुत साधारण ढंग से हम परिभाषित करना चाहें तो सराउंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ फिजिकल एंड लिविंग सिस्टम इन विच मैन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लिव, अर्थात हमारे चारों ओर का भौतिक वातावरण और जो लिविंग एनवायरनमेंट है, जहां की मनुष्य और अन्य सभी जीव जंतु रहते हों, उसको हम पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण तीन कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर एनवायरनमेंट बनता है, इनको हम एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स के नाम से भी हम जान सकते हैं। वो तीन महत्वपूर्ण घटक, तीन महत्वपूर्ण कारक जो हैं, उसमें पहला है एटमॉस्फेयर, अर्थात जिसके अंतर्गत वायुमंडल, हवा, गैसें जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स जल, अर्थात जिसके अंतर्गत जल से संबंधित सारी चीजें घटक आएंगे। और तीसरा है लिथोस्फीयर, अर्थात भूमि या पृथ्वी। ये तीनों घटक मिलकर ही पर्यावरण बनाते हैं। ये तीनों कंपोनेंट जो हैं एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलकर पर्यावरण को बना रहे हैं। और ये तीनों कंपोनेंट्स बायोस्फीयर को सपोर्ट करते हैं। बायोस्फीयर अर्थात जीव मंडल, जहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। अर्थात जीवन के लिए
एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों कंपोनेंट्स बहुत जरूरी हैं। यही तीनों कंपोनेंट्स मिलकर पर्यावरण की संरचना करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जब इकोलॉजी शब्द हम जब लिम्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो लिम्नोलॉजी के पहले हमको मालूम होना चाहिए कि परिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल 1869 में इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया। उन्होंने इकोलॉजी मीन्स, जो कि एक ग्रीक शब्द है ओइकॉज, ओइकॉज मतलब घर, निवास, आवास, लॉक्स मीन्स स्टडी, अर्थात उस वक्त इकोलॉजी शब्द का जो अर्थ लिया गया था वो लिया गया था कि स्टडी ऑफ द हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब हुआ कि जो भी जीव जंतु हैं जिन हैबिटेट में रह रहे हैं, जो उनका आवास है, उस आवास के साथ उन जीव जंतुओं का जो पर्यावरण है, उनका अपना पर्यावरण है, उसके बीच जो संबंध होता है, उसका जो अध्ययन किया जाएगा उसको हम इकोलॉजी कहेंगे। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया, डिफाइन किया। बहुत सीधे शब्दों में हम कहें कि जो जीव जंतु जिस आवास में, जिस हैबिटेट में रहते हैं, उनका अपने उस पर्यावरण के साथ संबंध को हम इकोलॉजी कहेंगे। यूजीन ओडम भी एक माने हुए इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1971 में स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर को इकोलॉजी कहा। इसी तरह से चार्ल्स एच साउथविक 1976 में उन्होंने साइंटिफिक रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विथ देयर एनवायरनमेंट को इकोलॉजी के अंतर्गत माना। साउथविक के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है, जो रिलेशनशिप होती है, उसको इकोलॉजी कहा। इकोलॉजी को मुख्यतः दो महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रकार है वो है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा जो प्रकार है वो सिन इकोलॉजी। जैसा आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं कि ऑटो इकोलॉजी को जो परिभाषित किया गया है वो स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, अर्थात किसी एक विशेष प्रजाति या एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स का उसके अपने वातावरण के साथ जो संबंध है, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो वो ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। एक बार मैं पुनः परिभाषित कर रहा हूं। ऑटो इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज द ऑटो इकोलॉजी। दूसरा जो समूह है, दूसरा जो डिवीजन है इकोलॉजी का, वो है सिन इकोलॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। जीवों का समूह का उनके अपने पर्यावरण के साथ जो संबंध होगा उसको हम सिन इकोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। यहाँ ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में जो मूलभूत अंतर आ रहा है वो यह है कि ऑटो इकोलॉजी में एक स्पेसिफिक स्पीसीज या इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। सिन इकोलॉजी के अंतर्गत ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का अपने पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। यह दोनों में मूलभूत अंतर है। दूसरा आधार जो है इकोलॉजी को विभाजित करने का, क्लासिफाई करने का, एक्वेटिक इकोलॉजी और टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, दो भागों में हम इकोलॉजी को बांट सकते हैं। जैसा कि शब्दों से ही वैज्ञानिक जो शब्दावली है उसमें उसका अर्थ छुपा हुआ होता है। जहां एको शब्द आता है, AQUA, वो उसका संबंध पानी से होता है। और टेरेस्ट्रियल जब आता है
तो उसका संबंध जमीन, भूमि या स्थान से होता है। जैसा यहाँ क्लियर है, स्पष्ट है कि इकोलॉजी की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एक्वेटिक इकोलॉजी और टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। एक्वेटिक इकोलॉजी को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, यानी जलीय परिस्थिति को, एक्वेटिक इकोलॉजी को तीन महत्वपूर्ण भागों में उसकी शाखाएं विभाजित की गई हैं। पहला है फ्रेश वाटर इकोलॉजी। इस फ्रेश वाटर इकोलॉजी को ही लिम्नोलॉजी कहा गया है। ये अभी तक मैंने जो आपको पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में जो आपको बैकग्राउंड दिया, उसकी वजह यही थी कि हम लिम्नोलॉजी को मूलतः समझ पाए कि लिम्नोलॉजी है क्या। क्योंकि लिम्नोलॉजी शब्द थोड़ा सा सुनने में हमको नया लगता है, इसलिए इसके बारे में हमको विस्तार से जानना, उसके बारे में व्यापक रूप से समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो एक्वेटिक इकोलॉजी की जो पहली ब्रांच है वो है फ्रेश वाटर इकोलॉजी अर्थात लिम्नोलॉजी। दूसरी जो शाखा है वो है मैराइन इकोलॉजी अर्थात समुद्र विज्ञान, समुद्र की परिस्थिति की, जिसके अंदर सी या समुद्र आता है। और तीसरा है एस्टुराइन इकोलॉजी। एस्टुराइन इकोलॉजी वो स्थिति हुई कि जब फ्रेश वाटर और समुद्री पानी आपस में मिलते हैं तो वहां पर सैलिनिटी फ्रेश वाटर के मुकाबले उस पानी में अधिक होती है, वाटर क्वालिटी भी थोड़ी अलग ढंग की होती है। उस स्थान को हम एस्टुरीज या वहां के जो पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों का अपने वातावरण के साथ जो अध्ययन किया जाता है, उसको हम एस्टुराइन इकोलॉजी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब मैं आज का व्याख्यान लिम्नोलॉजी के ऊपर मूलतः फोकस करूंगा। जैसा शब्दों से क्लियर है कि फ्रेश वाटर इकोलॉजी अर्थात लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी भी दो प्रकार की होगी। फ्रेश वाटर इकोलॉजी को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो है लेंटिक, दूसरा है लोटिक, LENTIC लेंटिक, और दूसरा जो प्रकार है वो है लोटिक। लेंटिक के अंतर्गत बेसिकली स्टैंडिंग वाटर बॉडीज आते हैं। स्टैंडिंग वाटर बॉडीज का मतलब ये हुआ कि ऐसे जलाशय, ऐसे एक्वेटिक रिसोर्सेज जिनका पानी रुका हुआ हो, पानी में बहाव ना हो, उनको हम कहते हैं लेंटिक इकोलॉजी। जैसे लेक, पॉन्ड्स, पडल्स, गड्ढे इत्यादि। दूसरा जो प्रकार है वो है लोटिक, लोटिक इकोलॉजी अर्थात बहता हुआ पानी, जिसके उसमें पानी में बहाव हो, जैसा नदी, नाले, झरने, ये सारी चीजें लोटिक इकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। बहुत स्पष्ट है कि फ्रेश वाटर में भी मूलतः दो ही प्रकार होते हैं। एक वो जब एक्वेटिक रिसोर्सेज, हमारे पानी के स्रोत जिनका पानी रुका हुआ होता है, लेक और पॉन्ड जिसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार वो हुआ जिसका पानी लगातार बहता रहता हो, नदी, नाले, झरने इत्यादि लोटिक इकोलॉजी के उदाहरण हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हमको लिम्नोलॉजी के बारे में जानना आवश्यक है कि लिम्नोलॉजी अर्थात सरोवर विज्ञान है क्या। लिम्नोलॉजी को हम कुछ इस ढंग से परिभाषित कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स which includes physical, chemical, geological and biological components। अर्थात मीठे पानी में या मीठे पानी के भौतिक कारक, रासायनिक कारक, भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल कारक और समस्त जैविक कारकों का जब अध्ययन किया जाए तो उस विज्ञान को या विज्ञान की उस शाखा को हम लिम्नोलॉजी या सरोवर विज्ञान के नाम से जानेंगे, या उस अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी या सरोवर विज्ञान अध्ययन कहेंगे।
यहां देखिए आप, जो मैंने डेफिनेशन दी है कि स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर in all their aspects, which includes physical, chemical, geological and biological। अर्थात ये चार महत्वपूर्ण घटक मिलकर लिम्नोलॉजी बना रहे हैं। लिम्नोलॉजी का अध्ययन करने के लिए हमको मौका दे रहे हैं। भौतिक कारक के अंतर्गत जब हम पानी की गुणवत्ता की जांच करते हैं तो महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं उसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं। भौतिक कारक के अंतर्गत महत्वपूर्ण कारक जो हैं वो टेम्परेचर, पीएच, टर्बिडिटी, सैलिनिटी, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इत्यादि महत्वपूर्ण कारक फिजिकल फैक्टर के नाम से या भौतिक कारक के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स, वो है केमिकल पैरामीटर्स का। अगर हम जल के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो केमिकल पैरामीटर्स के अंतर्गत वो समस्त केमिकल से संबंधित कारक आते हैं जिनका एनालिसिस करने के बाद हम जल की गुणवत्ता का, लेक या पॉन्ड्स की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लेक या पॉन्ड्स की वाटर क्वालिटी या जलीय गुणवत्ता किस प्रकार की है। केमिकल पैरामीटर्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं उनमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कलिनिटी, हार्डनेस। हार्डनेस भी जल में दो तरह की होती है, कैल्शियम हार्डनेस और मैग्नीशियम हार्डनेस, या हम परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस के भी नाम से जानते हैं उसको। इसके अलावा जल में पाए जाने वाले और महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इत्यादि आते हैं। इसके अलावा जल में पाए जाने वाली और विभिन्न प्रकार की हेवी मेटल्स जैसे निकेल, कोबाल्ट, जिंक, लेड इत्यादि, इन सब का जब हम एनालिसिस करते हैं, जब केमिकल असेसमेंट करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं, तो उससे जलीय गुणवत्ता के बारे में हम लोग जान पाएंगे। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो जैविकी कारक है, अर्थात बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो जल के जो महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनको महत्वपूर्ण तीन समूहों में बांटा गया है। पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का अर्थ है उत्पादक, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बना लें। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे आएंगे, वनस्पति आएगी, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जिनको लिम्नोलॉजी में प्लैंक्टन के नाम से जाना जाता है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इकोलॉजी का जो बेस है वो प्रोड्यूसर्स है। जैसा कि ये कहा जाता है कि अगर नेचर में पेड़ पौधों को माइनस कर दिया जाए तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। बेसिकली जंतुओं और पेड़ पौधों में जो मूलभूत अंतर है कि पेड़ पौधे प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वयं पोषी हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नर्सिंग, अर्थात जो भोजन अपना स्वयं बना लें, जिनको किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े, सिर्फ क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। जबकि जीव जंतु जो होते हैं वो इकोलॉजी में या लिम्नोलॉजी के अंतर्गत उनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। कंज्यूमर्स का अर्थ हुआ कंज्यूम करने वाले, यानी सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य चीजों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या दूसरे एनिमल हों। जो कंज्यूमर्स में फिर तीन कैटेगरी में विभाजित की गई है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी होती है वो डिकम्पोजर्स की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं।
जो किसी भी चीज को डिकम्पोज कर देते हो, विघटित कर देते हो, यानी दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। इन तीनों चीजों से मिलके फूड चेन बनती है, बाद में फूड वेब का निर्माण भी होता है। और इन तीनों महत्वपूर्ण पैरामीटर्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जब लेक और पॉन्ड्स की हम स्टडी करते हैं तो उसका हमें भूवैज्ञानिक संरचना और उसके जियोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं ये भी हमको मालूम होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ लिम्नोलॉजी को जो प्रतिपादित किया गया है, लिम्नोलॉजी शब्द का जो अर्थ दिया गया है वो स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर in all their aspects which include physical, chemical, geological and biological। एक और दूसरी परिभाषा है लिम्नोलॉजी की जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रेश वाटर इकोलॉजी emphasizes the organisms in environment relationship in the freshwater habitat in the context of the ecosystem principle। अर्थात फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का उसके अंतर्गत फ्लोरा भी आ जाएगा और फोना भी आ जाएगा, यानी प्लांट्स भी आ जाएंगे और एनिमल भी आ जाएंगे। उनके अपने पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसको हम लिम्नोलॉजी कहेंगे। बहुत सीधे शब्दों में मीठे जल में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का उसके अपने वातावरण के साथ जो संबंध होगा उसको हम लिम्नोलॉजी कहेंगे। इसके अंतर्गत फिजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स आ जाएंगे। लिम्नोलॉजी के बारे में बहुत स्पष्ट हुआ कि लिम्नोलॉजी का संबंध मीठे जल से है, फ्रेश वाटर से। अगर हम फ्रेश वाटर के बारे में आप जब इसकी जानकारी लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इस पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है, परंतु इसके बाद भी हमको पानी की गंभीर समस्या है, क्योंकि इस पृथ्वी पर लगभग 1500 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी उपलब्ध है, लेकिन इसमें से 97% पानी जो है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। लगभग 2% पानी बर्फ या बर्फ के पहाड़ों के रूप में उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिका, हिमालय और ऐसे दूसरे अन्य चीजें आती हैं जहां बर्फ ही बर्फ उपलब्ध है। ये एक तरह से नेचर ने हमको रिजर्व वाटर के रूप में संग्रहित किया हुआ है। ये बर्फ गर्मियों में पिघलता है जब तापमान बढ़ता है, और उस बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है वो नदियों को जीवन दान देता है। तो 97% पानी सी वाटर के रूप में है, समुद्री जल के रूप में है। 2% पानी आइस के रूप में रिजर्व है। सिर्फ 1% पानी हमारे पास फ्रेश वाटर या मीठे जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में, सिंचाई में, उद्योगों में और अन्य आवश्यकताओं में उसका हम करते हैं। हमारा जीवन इस 1% पानी के ऊपर टिका हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि मीठा जल या फ्रेश वाटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए लिम्नोलॉजी विषय का महत्व भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमको मीठे जल का प्रबंधन करना आवश्यक है, मीठे जल को कंजर्व करना आवश्यक है, उसका साइंटिफिक ढंग से उपयोग हो, और जल को हम कैसे बचा पाए, ये सारे कंपोनेंट्स भी लिम्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। खासतौर से कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स
इन सारी चीजों का अध्ययन लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ एक और मैं आपको बहुत रोचक जानकारी देना चाहूंगा कि लेक बेकाल जो कि रसिया में है, वो बहुत पुरानी ओल्डेस्ट और पूरी दुनिया की सबसे गहरी लेक है। इस लेक का एरिया लगभग 5.70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और यह जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाला संपूर्ण फ्रेश वाटर है उसका 20% पानी अकेला इस लेक में मौजूद है। यानी अब एक चीज और, एक नया यहाँ पर जानकारी निकल के आ रही है कि दुनिया की सबसे गहरी लेक जो है वो लेक बेकाल है जो कि रसिया में पाई जाती है। इसका एरिया 5.70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और पूरी दुनिया में पाए जाने वाले कुल मीठे जल की मात्रा का 20% पानी अकेला इस झील में मौजूद है। यानी बाकी अब पूरी दुनिया में कुल 0.80% ऑफ फ्रेश वाटर उपलब्ध हुआ जो कि एक्वेटिक रिसोर्सेज में और विभिन्न वेटलैंड्स में मौजूद है। लिम्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, कहां से लिम्नोलॉजी की शुरुआत हुई जो आज इतना एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स बन गया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। पर्यावरण के बारे में तो हम सभी लोग जागरूक हैं। पर्यावरण की जब चर्चा होती है तो पानी की बात भी होती है, हवा की बात भी होती है और पृथ्वी की बात भी होती है। लेकिन जल, पानी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक वर्षों से चिंतित रहे हैं और पानी या उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में लगातार रिसर्च होती रही है, शोध होती रही है, उसके बारे में विस्तार से जानकारियां एकत्रित की जाती रही हैं। सर्वप्रथम लीवेनहॉक, एंटन वॉन लीवेनहॉक इनका पूरा नाम है। अक्सर आपने माइक्रोबायोलॉजी या बॉटनी या जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करते हैं उस वक्त एंटन वॉन लीवेनहॉक का नाम आता है। सन 1674 में फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिलामेंटस ग्रीन एल्गी स्पेसिफिक स्पायरोगायरा फ्रॉम वर्केल्स लेक में पाए जाने की जानकारी इन्होंने दी। यानी एंटन वॉन लीवेनहॉक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1674 में स्पाइरोगायरा के बारे में जानकारी दी जो कि एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। एल्गी का महत्व लिम्नोलॉजी में अत्यधिक है, बहुत अधिक है। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि पेड़ पौधे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, ये सारे ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं। तो लेक लिम्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एल्गी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि फूड चेन का पॉन्ड इकोलॉजी के अंतर्गत जो फूड चेन होती है उसमें एल्गी मुख्य भूमिका में होती हैं। एल्गी पर ही बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स निर्भर होते हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंडेंट होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स से फिर टर्सरी कंज्यूमर्स। इस तरह से पूरी फूड चेन किसी लेक में एक चलती रहती है। तो सर्वप्रथम एंटन वॉन लीवेनहॉक ने स्पाइरोगायरा के बारे में जानकारी दी 1674 में। डुलियर डी 1730 में इन्होंने सेची के बारे में जानकारी दी। उसके बाद ही सेची डिस्क तैयार की गई। उस सेची डिस्क के माध्यम से हम पानी की टर्बिडिटी या उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसी तालाब में, किसी लेक या पॉन्ड्स में सस्पेंडेड पार्टिकल्स या टर्बिडिटी कितनी है, क्या है,
उसको सेची डिश से हम ज्ञात कर सकते हैं। सोसर 7080 में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताया। जो टेम्परेचर वेरिएशन लेक्स में होता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। मुलर 1845 में क्रस्टेशिया जो कि जू प्लैंक्टॉन्स हैं, जैसा मैंने आपको एल्गे के बारे में कहा था, चूंकि प्लांट्स हैं इसलिए उनको हम लिम्नोलॉजी की लैंग्वेज में फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो होते हैं वो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, उनको जू प्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। तो क्रस्टेशिया को आइडेंटिफाई मूलर 1845 में किया गया और उनका जो कार्य रहा, लिम्नोलॉजिकल जो वर्क रहा, वो स्विस लेक में रहा है। स्विस लेक का उन्होंने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में उन्होंने अध्ययन किया है। हेकल अर्नेस्ट एक और महान इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1869 में पेलेजिक, लार्जर पेलेजिक के बारे में जानकारी दी। इसी तरह से हेंसन 1887 में सर्वप्रथम उन्होंने प्लैंक्टन शब्द का उपयोग किया, अर्थात प्लैंक्टन्स वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या एनिमल हैं जो पानी के विपरीत दिशा में तैरने में सक्षम नहीं होते, अर्थात इनका आकार इतना छोटा होता है, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि जिनको सामान्यतः हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही उनको देख पाते हैं। तो हेंसन 1887 में प्लैंक्टन्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी। इसी तरह से लुइस ए 1850 में उन्होंने लेक सुपीरियर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण लेक है, उसमें पाए जाने वाली वेजिटेशन, एनिमल्स और उसके महत्वपूर्ण फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में विस्तार से पब्लिकेशन किया, प्रकाशन किया। फोर्स 1887 में उन्होंने लेक को एक माइक्रोज्म के नाम से संबोधित किया कि लेक अपने आप में पूरा माइक्रोज्म है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स और फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए सहायक होते हैं। फोरल एफए 1892 से 1895 में उन्होंने डिफाइन किया कि लिम्नोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिम्नोज मीन्स पूल, लेक, swam. He studied Lake Geneva, Switzerland, and first appeared in Lee Lemon monographic. इन्होंने एक मोनोग्राफ तैयार किया, मोनोग्राफ प्रकाशित किया, जो कि लेक जेनेवा स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। वहां पर उन्होंने उसकी लिम्नोलॉजिकल स्टडी की, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने लिम्नोलॉजी का अध्ययन किया। इसी तरह से फोरल एफए 1901 में पब्लिश फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी नाम के संदर्भ से सबसे पहली जो बुक प्रकाशित हुई है, सबसे पहली जो किताब प्रकाशित हुई है, वो 1901 में प्रकाशित हुई है, जो कि फोरल, जिसके राइटर फोरल एफए थे। इसीलिए इनको फादर ऑफ लिम्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ लिम्नोलॉजी, फादर ऑफ लिम्नोलॉजी कौन है, तो वो फोरल एफए हैं। दुनिया की सबसे गहरी लेक कौन सी है, तो वो लेक बेकाल है। ये चीजें हमको मालूम होना चाहिए। इसके बाद तो लिम्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारी किताबें प्रकाशित होती रही हैं। उनमें खासतौर से वेडजल जी 1975 में टेक्स्ट बुक ऑन लिम्नोलॉजी प्रकाशित की। गोल्टर HL 1975 में इन्होंने भी लिम्नोलॉजी, जो खासतौर से फिजियोलॉजिकल लिम्नोलॉजी के नाम से टाइटल है, वो दिया। बर्ज EA एंड जुडे 1911 में प्लैंक्टन्स के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। और जो इनका अध्ययन केंद्र था, जो इनकी स्टडी साइट थी, वो विस्कॉन्सिन लेक थी और लेक मेंडोटा
इन दो महत्वपूर्ण लेक्स पर इन्होंने काम किया है। वेल्च भी माने हुए लिम्नोलॉजिस्ट रहे हैं। उन्होंने 1935 में पहली अमेरिकन टेक्स्ट बुक ऑन लिम्नोलॉजी दी है। टेंसले एजी इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बहुत डिटेल से रेखांकित किया है, उसके बारे में जानकारी दी है। रटनर एफ, इन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ लिम्नोलॉजी नाम की किताब लिखी है। हचिंगसन जी.ई, इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारी किताबें लिम्नोलॉजी से नाम पर प्रकाशित हुई हैं। खासतौर से ट्रीटाइज ऑफ लिम्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है जो कि हचिंगसन जी.ई द्वारा लिखी गई है। इसी तरह से नीदम ने 1972 में, कोल जी.ए. ने 1979 में, और अन्य और दूसरे अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक रहे हैं जिनके द्वारा बहुत सारी लिम्नोलॉजी की किताबें प्रकाशित हुई हैं। हमारे अपने भारत देश में भी लिम्नोलॉजी के ऊपर बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से लोगों ने अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर बहुत विस्तार से काम किया है। उसमें खासतौर से चाको, जफर, कृष्णमूर्ति, श्रीनिवासन, गणपति, अडोनी और भटनागर जीपी, जो कि भोपाल यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे, इन्होंने भी लिम्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में, लिम्नोलॉजी से संबंधित विभिन्न कंपोनेंट्स में बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से रिसर्च किया है। और किसी भी जलाशय को, लेक पॉन्ड्स को, इनके संरक्षण, इनके प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से कार्य किया है। अभी मैंने आपसे कहा था कि लेंटिक और लोटिक दो प्रकार की फ्रेश वाटर इकोलॉजी है या लिम्नोलॉजी है। लेंटिक में मैंने जिक्र किया था कि लेक और पॉन्ड्स आते हैं, और लोटिक मीन्स रनिंग वाटर, जिसके अंतर्गत नदी, नाले, तालाब वगैरह आते हैं। नदी, तालाब नहीं, सॉरी, लेंटिक के अंतर्गत लेक, पॉन्ड्स, पडल्स आएंगे, और लोटिक के अंतर्गत रनिंग वाटर बॉडीज, अर्थात बहता हुआ पानी, जिसके अंतर्गत नदी और झरने इत्यादि आएंगे। लेक और पॉन्ड्स में अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि लेक और पॉन्ड्स दो अलग अलग शब्दों का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो यहां मैं अपने विद्यार्थियों को जानकारी देना चाहूंगा कि लेक और पॉन्ड्स के बीच जो मूल अंतर है कि लेक्स जो हैं वो बहुत गहरी वाटर बॉडीज होती हैं, वो गहरे जलाशय होते हैं और जिनमें साल भर पानी रहता है, जबकि पॉन्ड्स टेम्परेरी पॉन्ड्स भी हो सकते हैं और परमानेंट पॉन्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन आमतौर से पॉन्ड्स जो होते हैं उनकी गहराई कम होती है और उनके सरफेस से बॉटम तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, जबकि लेक में तीन महत्वपूर्ण जोन्स को हम लेक में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग लिटोरल जोन्स कहलाता है, मिडिल एरिया लिम्नेटिक जोन कहलाता है, और बॉटम जो है वो प्रोफेंडल जोन होती है। बॉटम या प्रोफेंडल जोन्स को हम डार्क जोन भी कहते हैं, या इसको हम अनप्रोडक्टिव जोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रोफेंडल जोन में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। चूंकि लेक की गहराई अधिक होती है, इसलिए लिटोरल जोन्स, लिम्नेटिक जोन और प्रोफेंडल जोन्स, इन तीन भागों में हम लेक को बांट सकते हैं। प्रोफेंडल जोन डार्क जोन है, नॉन प्रोडक्टिव जोन है। इस हिस्से में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस हिस्से में नहीं पहुंचता है। अब पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इस इकोसिस्टम के बारे में आपने आमतौर से बीएससी फाइनल ईयर में भी और बीएससी की अन्य क्लासों में भी पढ़ा होगा कि पॉन्ड इकोसिस्टम में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों पैरामीटर्स का समावेश हो जाता है। फिजिकल, केमिकल पैरामीटर्स जल की गुणवत्ता से संबंधित हो जाते हैं, और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंतर्गत
प्लांट्स और एनिमल आ जाते हैं, जिसमें प्लैंक्टॉन्स भी आएंगे, कंज्यूमर्स भी आएंगे, छोटी मछलियां भी आएंगी और बड़ी मछली भी उसके अंतर्गत आती है। इस चित्र के माध्यम से मैंने पॉन्ड इकोसिस्टम को दिखाया है। प्लैंक्टॉन्स दो भागों में बांटे गए हैं, जो मैंने अभी पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि प्लांट से संबंधित जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं फाइटो, PHYTO, फाइटो प्लैंक्टॉन्स, और एनिमल से संबंधित जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स के जो महत्वपूर्ण जो ग्रुप हैं वो प्रोटोजोआ, रोटिफेरा, क्रस्टेसिया इत्यादि हैं। इसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टॉन्स के जो महत्वपूर्ण ग्रुप हैं, जिसके अंतर्गत एल्गी भी आती है, क्लोरोफाइसी अर्थात ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, और बेसिलोफाइसी जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के अंतर्गत क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, बेसिलोफाइसी जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप आते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स के अंतर्गत प्रोटोजोआ और रोटिफेरा और क्रस्टेसिया इत्यादि आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो महत्वपूर्ण भोजन होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स अर्थात जू प्लैंक्टन्स का। सेकेंडरी कंज्यूमर्स निर्भर करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर और टर्सरी कंज्यूमर्स निर्भर करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर। इस तरह से पूरी फूड चेन का निर्माण हो जाता है। लिम्नोलॉजी के बारे में जो आपसे भी विस्तार से चर्चा हुई है, ये तो तय है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस विषय का अपना अलग महत्व है। पानी की जरूरत सबको है, उच्च गुणवत्ता का पानी मिल पाए, हमारे जो जलाशय हैं उनका प्रबंधन ठीक से हो पाए, आने वाले समय में पानी की जरूरत दिन पर दिन और बढ़ना है। और हम सब समझ रहे हैं कि पानी की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत जो इस विषय की संभावनाएं हैं उसके द्वारा लॉन्ग टर्म डाटा सेट्स हम तैयार कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड रिसर्च इस सब्जेक्ट के माध्यम से हो सकता है। होल लेक फूड वेब मैनिपुलेशन इसके अंतर्गत आएगा। कंपैरेटिव लिम्नोलॉजी, वेटलैंड मैनेजमेंट, लेक पॉन्ड्स का मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण घटक होगा इसका। मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज एंड देयर साइंटिफिक मैनेजमेंट। और लिम्नोलॉजी के माध्यम से या लिम्नोलॉजी विषय की उपयोगिता जॉब ओरिएंटेड भी है। इसके माध्यम से रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं, खासतौर से एक्वाकल्चर के फील्ड में, यानी जल कृषि, वाटर वर्क्स, PHE, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अथॉरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और विभिन्न ऐसी प्रयोगशालाएं जहां जल या पर्यावरण से संबंधित कार्य किया जाता हो, वहां पर इस विषय के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इस तरह से लिम्नोलॉजी हमको ना सिर्फ पानी के बारे में हमको जानकारी दे रहा है, पानी से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम ले पा रहे हैं लिम्नोलॉजी विषय के अंतर्गत, लेकिन लिम्नोलॉजी विषय अपने आप में जॉब ओरिएंटेड भी है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ महत्वपूर्ण जर्नल्स या महत्वपूर्ण किताबें जो लिम्नोलॉजी से संबंधित है वो मैंने स्लाइड्स के माध्यम से दी है। खासतौर से जर्नल ऑफ ओशिनोग्राफी, जर्नल ऑफ प्लैंक्टन रिसर्च, जर्नल ऑफ प्लैंक्टन इकोलॉजी, जर्नल ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी, जर्नल ऑफ फ्रेश वाटर बायोलॉजी, हाइड्रोबायोलॉजिया, जर्नल ऑफ लेक एंड रिजर्व बायो मैनेजमेंट, इकोलॉजी, वाटर रिसर्च, टेक्स्ट बुक ऑफ ऑन लिम्नोलॉजी बाय अलेक्जेंडर, फंडामेंटल्स इकोलॉजी बाय ओडम, लिम्नोलॉजी बाय बेटजेल, लिम्नोलॉजी बाय बेल्च, और लिम्नोलॉजी से संबंधित जो हम वाटर एनालिसिस करते हैं
जिसके अंतर्गत हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स का एनालिसिस करते हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि APHA के नाम से जानी जाती है। उस किताब का टाइटल है स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर। इसको APHA, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, एंड AWWA, अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के अंदर जो मेथोडोलॉजी दी गई है वो स्टैंडर्ड मेथड्स दी गई हैं, उसके माध्यम से अगर हम वाटर क्वालिटी का असेसमेंट करें, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करें, तो वो सारी मेथड्स जो हम उसमें अप्लाई करेंगे वो स्टैंडर्ड मेथड्स होंगी जो APHA में दी गई हैं। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी दी गई है इसमें, मेरे इस व्याख्यान में, वो आपको रुचिकर लगी होगी और आपके पाठ्यक्रम की भी पहली यूनिट जो है वो एक महत्वपूर्ण इकाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेमनोलॉजी विषय में आपको और अधिक रुचि जागृत होगी और नया इंटरेस्ट क्रिएट होगा। धन्यवाद।